अभी तक 2.5 साल 3 साल से हम इस लिस्ट का वेट कर रहे हैं। स्कूल आर सफरिंग। 2.5-3 साल से एक हाई स्कूल हेडमास्टर के पास 10-10 हाई स्कूलों का चार्ज है। अल्लाह। आप देख लीजिए कैसे चलेगा। तो अब जब ये लिस्ट निकलेगी, जिस दिन निकलेगी, जो कंस्टिट्यूशन लिस्ट में लोग थे 30 to 40% लोग उसमें रिटायर हुए होंगे। अच्छा काम करती है। और अगर इसकी तरवीज, इसकी तरक्की में कोई लैतोलाल से काम लेता है तो यकीन मानिए ये सबसे बड़ा जुल्म और ये सबसे बड़ी खयानत है। और भट्ट साहब आपसे मैं ज़िम्नन पूछना चाहूँगा, क्या पुरानी जो व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि मैं आपके महकमे ने रिक्रूटमेंट ड्राइव की हर है? महाज पे आपका टीचर आपके साथ खड़ा है, अब खिदमत इस के लिए महकमे को पेश है। कला। लेकिन जो इस टीचर के मामलात हैं, प्रमोशन एवेन्यूज हैं, इस टीचर के सर्विस मैटर्स हैं, इस टीचर को ऑनर एंड डिग्निटी देनी है, ये आप लोगों का काम है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमें उम्मीद है आप असद सलामत होंगे। आपकी सलामती के लिए हम अल्लाह से दुआ गो है। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन कन्वर्सेशन और मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद आसिफ इकबाल। नाजरीन, एक मुसल्लमा हकीकत है कि कौमों की ज़वाल, उनके इर्तिका और उनकी तरक्की का दारोमदार वहाँ के तालीमी निज़ाम पर बहुत हद तक होता है, या यूँ कहें कि सिर्फ तालीमी निज़ाम पे ही होता है। तो ऐसी कौमें तरक्की पाती हैं जिनके यहाँ तालीमी निज़ाम मुस्तहकम हो, और उस तालीमी निज़ाम में काम करने वाला अमला बिला किसी इम्तियाज़ के बिल्कुल बहुस्न असलूबी अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम देते हो, और हुकूमत वक्त भी उनके तकाज़ों का, उनके मसाइल का भरपूर ख्याल रखती हो। तो ऐसा माशरा फलता भी है, फूलता भी है, और तालीमी मैदान में वो बहुत से मौरके जो है सर करता है, और ऐसे ही स्कूलों से निकल के फिर शहसवार मैदान में आ जाते हैं। तो हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि हमारे यहाँ भी जो तालीमी निज़ाम है वो इन्हीं खतूत पे उस्तवार हो, और जो भी मसाइल इस वक्त चाहे वो तदरीसी अमला को दरपेश हो, गैर तदरीसी अमला को दरपेश हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को दरपेश हो, हुकूमत वक्त या मुतल्लिका वजारत जो है वो उन मसाइल की तरफ तवज्जो फरमाए, और बर वक्त रहते उन मसाइल के तदारुक के लिए, उनके हल के लिए वो अमली और ठोस इक़दामात उठाएं, और बिल्कुल फुल प्रूफ पॉलिसीज़ लेके वो ग्राउंड में आ जाए। बहरहाल इस उम्मीद के साथ हम दुआ भी करेंगे कि जो भी हमारे इस महकमे में काम कर रहे हैं, तदरीसी, गैर तदरीसी अमला, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और हमारे जो तलबा है, अल्लाह उनकी काविशों को कबूल करे और वो हमारे लिए सरमाए इफ्तिखार बने। बहरहाल आज इस महकमे तालीम के इर्द गिर्द ही हमारा जो तज्जिया है या डिस्कशन है वो रिवॉल्व करेगा, और इस तालीमी महकमे में कौन से मसाइल दरपेश है इस वक्त, उन मसाइल के तदारुक के लिए हुकूमत और मुतल्लिका महकमा क्या अमली इक़दामात कर रहा है, इन सारे उमूरात को जब हम ज़ेर बहस रहेंगे। मेरे साथ शरीकी गुफ्तगू रहेंगे हमारे आज के खास मेहमान जावेद अहमद भट्ट साहब, जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के। जावेद साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम, एंड इट्स अ प्लेजर टू होस्ट यू अगेन इन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि किसी भी माशरे में उसकी तरक्की का सबसे ज़्यादा इन्हिसार वहाँ के तालीमी निज़ाम पे होता है। अगर आपका तालीमी निज़ाम मुस्तहकम है, सेहतमंद है, तब जाके आप एक सेहतमंद मुआशरे का जो ख्वाब है उसको शर्मिंदा ताबीर कर सकते हैं। और आपका तालीमी निज़ाम दुरुस्त है, मुस्तहकम है, सेहतमंद है, तो बाकी जो खसाइल रजीला है, करप्शन है, सब्सटेंस अब्यूज़ है, इनका बहस असलूबी कला कमा किया जा सकता है। जी, सबसे पहले आसिफ भाई आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस मौजू पे बात करने के लिए यहाँ पे मदऊ किया। जहाँ तक आपने वजह फरमाया कि जो कौमें, जो ममालिक जो दुनिया में हैं वही आगे बढ़ते हैं जिनका तालीमी निज़ाम जी बेहतर हो, जिसकी तालीम दुरुस्त हो, और तालीमी निज़ाम में जो अमला काम करता हो वो किसी भी कैपेसिटी में काम करता हो। जैसा आपने सही फरमाया कि जहाँ तक हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनके मसाइल कम हो, उनकी दिलचस्पी अपने काम के साथ, उनकी वाबस्तगी अपने काम के साथ, तब जाके वो इंसाफ कर पाएंगे। और जो सही माने में तालीमी निज़ाम जिस मकसद के लिए बना है कि तामीर और तरक्की, कोई भी कौम जब हेल्दी कौम बनाना होता है तो उसमें रोल होता है महकमे तालीम का। तो अगर हम आजकल के दौर की बात करेंगे तो तालीम का एक अहम रोल है किसी भी माशरे को बनाने में, किसी भी इंडिविजुअल को बनाने में, किसी भी शख्स को पर्सनैलिटी उसकी शेप करने में, ऑलराउंड डेवलपमेंट में, होलिस्टिक डेवलपमेंट में, हर लिहाज से एक बच्चे को हम कैसे इंसानी सूरत में
विद प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी, प्रिंसिपल ऑफ ऑनर, हर तरह की जो डेवलपमेंट उसमें नशोनुमा होगी वो इन्हिसार करता है कि आपके मुल्क का जो तालीमी निज़ाम है, आपकी सोसाइटी का तालीमी निज़ाम है, वो बिल्कुल उसी पे मुनहसर करता है। जी, जी, जी। इसलिए हम सब की कोशिश होनी चाहिए, हुक्मरानों की भी कोशिश होनी चाहिए, पावर कॉरिडोर्स की कोशिश होनी चाहिए, जो आपके पास तालीमी ढांचा है, आपके सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो आपके पास होनी चाहिए वो महकमा तालीम होना चाहिए, तब जाके बाकी आपके मामला जो वो दुरुस्त हो सकते हैं। अच्छा, पिछली बार भी हमने बात की थी और हमने बहुत सारे मसाइल को ज़ेर बहस लाया था। अभी जो हाल ही में एक न्यू ट्रांसफ़र पॉलिसी सामने आई है, हमने सरसरी तौर पे इसके खतोखाल का जायज़ा लिया और हमें पता चला कि हालांकि डिस्पाइट द फैक्ट कि इस वक्त जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अमला काम करता है, मोर देन 70% ऑफ दैट टीचिंग स्टाफ इज वो RETs पे मुश्तमिल है और उनको इस ट्रांसफ़र पॉलिसी बाहर रखा गया। आप किस तरह से इवैल्यूएट करेंगे इस नई ट्रांसफ़र पॉलिसी को? देखिए आसिफ साहब, और पहले ये भी फरमाते चले कि अगर हमारे पास ट्रांसफर पॉलिसी थी तो नई की क्या जरूरत पड़ी है? आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं जी, जी। उन्होंने ट्रांसफर पॉलिसीज फ्रेम की है। इससे पहले भी एक ट्रांसफर पॉलिसी को फ्रेम किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से उसमें लॉफुल्स थे। उन लॉफुल्स को हमने वक्तन फवक्तन सरकार के साथ उठाया, जो पावर कॉरिडोर्स हैं, जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं, हमने कहा कि इस ट्रांसफर पॉलिसी में ये चीजें हैं जिन पर और काम करने की जरूरत है या और ओवरव्यू या रिव्यू करने की जरूरत है। तो जो हमारी आज की महकमा तालीम की सरबराह है ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर मोहतरमा सकीना यूतू, उन्होंने बिल्कुल वो एक साल से इसमें लगी है कि एक ट्रांसफर पॉलिसी, ऐसी मौसर ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए जिससे महकमा तालीम में वर्क कल्चर बेहतर हो, जिसमें महकमा तालीम में जो जेर तालीम तलबा है उनका जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो, और जो महकमा तालीम में अमला काम करता है वो भी सेटिस्फैक्टरी तरीके से महकमे में काम करे। उस तरीके से एक कम्प्रहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। तो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक ट्रांसफर पॉलिसी, वाज़ेह ट्रांसफर पॉलिसी सरकार ने पब्लिक डोमेन में लाई और उन्होंने पब्लिक से भी ओपिनियन मांगी, स्टेक होल्डर से ओपिनियन मांगी, टीचर से ओपिनियन मांगी, अगर इसमें कोई लॉफुल है तो आप सामने आ सकते हैं। लेकिन उस ट्रांसफर पॉलिसी के लॉफुल पर बात अलग से हम करेंगे कि लॉफुल कहां पे है, वो तो हमने पावर कॉरिडोर्स को लिखा है थ्रू मेमोरेंडम, तो या उनसे मिलेंगे भी। लेकिन उस ट्रांसफर पॉलिसी में सबसे बड़ा जो लॉफुल है वो ये है पॉइंट नंबर 9, जिसमें ये कहा गया कि इस ट्रांसफर पॉलिसी का इतलाक RETs पे नहीं होगा। वो सबसे बड़ा मसला है। और तो इसमें हमारे पास 2-3 तरह के टीचर्स हैं, लेक्चरर्स आपके पास हैं, जी जी, जनरल लाइन टीचर्स हैं, RETs हैं। अगर हम जनरल लाइन टीचर्स की बात करेंगे उनकी तादाद सिर्फ 25,000 है। अच्छा, अगर हम RETs की बात करें दे आर मोर देन 60,000, टचिंग 60,000। इसका सीधा मतलब यह है कि आप ओनली 30 to 35% जो आपके पास अमला है, मैन पावर है जनरल लाइन टीच सूरत में और लेक्चरर्स की सूरत में, उन पर इस ट्रांसफर पॉलिसी का इतना जो सबसे बड़ा चंक है, जो आसिफ भाई आपको जानकर हैरानी होगी, जो 2000 में लगे हैं, जो 2000 में लोग लगे हैं वो 2026 में भी उसी स्कूल में है। अच्छा, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स की जब शादी हुई उनके बच्चों के बच्चे भी आप उसी स्कूल में उनका इंदराज हो चुका है। अच्छा, आप मुझे देख लीजिए इस पे वर्क कल्चर पे असर पड़ा है। जब 26 साल एक ही बंदा बार बार इस ये गांव, ये सोसाइटी, ये बच्चे, ये पेरेंट्स 26 साल से एक ही शख्स को देख रहे हैं, तो हम समझने से कासिर हैं। हमारी जो थिंक टैंक्स हैं, जो महकमा को चलाने वाले लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो जो कॉजी रूम्स में बैठते हैं, वो क्या सोच कर ये चीजें सामने लाते हैं। जब तक ना आप RETs की ट्रांसफर पॉलिसी लाएंगे, जब RET अपने गांव से निकलेगा, अपने इलाके से निकलेगा, अपने जोन से निकलेगा, उसका कंपटीशन लेवल जो वो हाई हो जाएगा और वो सिर्फ बच्चों को भी एक सेंस ऑफ चेंज मिल जाएगा। बच्चों को भी एक ट्रांसफर का मतलब भी है चेंज, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। जब एक तरफ से आप कहते हैं कि हमें महकमे में सुधार लाना, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपका RET चंक है ये मोस्टली प्राइमरी और मिडिल स्कूल में काम करते हैं, क्योंकि आपका जो बहुत ही सेंसिटिव तबका है, आपका जो मेन मोटिव, जो आपका फोकस होना चाहिए तालीम में, वो आपका प्राइमरी और मिडिल होना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्राइमरी में आप इस बच्चे की बुनियाद बनाएंगे, प्राइमरी में आप बच्चे को अच्छी तरह से नरिश करेंगे, तभी जाके ये बच्चा 9th, 10th, 11th, 12th में आगे बढ़ के कोई जिम्मेदार इंसान बन सकता है। खासकर जब मिडिल के बाद यही बच्चा फिर टाउन्स में जाता है, सिटीज में जाता है, और वहां पे एक अलग ही माहौल बनता है, कंपटीशन की नवियत अलग होती है। और एक पॉइंट में इसमें जोड़ना चाहूंगा आसिफ भाई, अगर बारामूला की कोई बेटी है, उसकी ये तकदीर का मामला, उसकी शादी हुई है रजौरी में, उसकी शादी हुई है कुपवारा में, उसकी शादी हुई है गांधरबल में, या श्रीनगर से यहाँ शादी हुई है, आपको जानकर हैरानी होगी, अब वो 50 क्रॉस कर गए हैं, 55 क्रॉस कर गए हैं, 48, 50 बिलो अब कोई टीचर नहीं है। अब उनके खुद के भी बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं,
मतलब हस्बैंड की जिम्मेदारी है, गृहस्थी की आप जिम्मेदारी। आप देख लीजिए, या 9:30 बजे स्कूल खुलता है, जो गांधरबल से आपकी ये बेटी आती है, ये घर से कब निकलती, इसके डोमेस्टिक इश्यूज खड़े हो गए, इसके और जो इसकी मैरिज लाइफ जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, ये मसाइल भी है, ये कहाँ का आंसर। और दूसरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई क्रोनिक बीमार है, कोई पेशेंट है, उसको भी अपने ही उसी स्कूल में जाना होता है ड्यूटी के लिए जहां पर उसकी तैनाती हुई है। तो हमारा ये मानना है, जब तक ना आप रहबर तालीम टीचर्स को RTs को, जिनको आज ग्रेड 2 और ग्रेड 3 कहा जाता है, जब तक ना उन पर आप इस ट्रांसफर पॉलिसी का इतला करेंगे, तब तक ये ट्रांसफर पॉलिसी बेकार है। इसका और मुझे लगता है बहुत ही इम्बैलेंस्ड अप्रोच है बिल्कुल 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 बिल्कुल। और अब तो यहाँ पे भी ये भी चिमगोइयां हो रही है कि भाई अब महकमा तालीम से कंसल्टेशन के बाद ही शादी की जा सकती है, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। एक अहम चीज में जोड़ूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारे ब्यूरोक्रेसी में लोग ये स्कूल स्पेसिफिक है, यानी जिस विलेज में ये लगा है या कोई हमारी बेटी या कोई बहन लगी है, इनको कहा जाता है स्कूल स्पेसिफिक है। मगर जब आपको हायर सेकेंडरी में लेक्चरर अवेलेबल नहीं है, आप इसी RT को प्राइमरी स्कूल से, मिडिल स्कूल से उठा के हायर सेकेंडरी में डिप्लॉय करते हैं सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। आपके पास हाई स्कूल में मैथ टीचर नहीं है, आप इसी RT को, तब ये स्कूल स्पेसिफिक नहीं है। उस वक्त रवा कैसे हो गया? अगर ये स्कूल स्पेसिफिक है, फिर उसको अपने स्कूल में रहने दो। यानी गवर्नमेंट चाहती है अपनी मर्जी से, इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एक नया लफ्ज है, इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट द पब्लिक, नॉट द, इसको भेजा जाता है कहीं भी, मगर जब ट्रांसफर की बात आती है बोलते हैं स्कूल स्पेसिफिक है। ये अनजस्टिफाइड अप्रोच है। आपके माध्यम से भी हम इस चीज को नकारते हैं। जब तक ना आप इस ट्रांसफर पॉलिसी में RTs को भी इंक्लूड करोगे, तब तक इस ट्रांसफर पॉलिसी का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड में हो ही नहीं सकता। तो आपकी ट्रेड यूनियन जो है, इस वक्त जो आपका एसोसिएशन है, तो इस ज़मीन में आपने जो मुतल्लिका वजीर है हमारी, उनके रूबरू कोई प्रेजेंटेशन पेश की? देखिए, जहां तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का सवाल है, हमने हर सतह पर इस बात को उठाया। जो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा है, उन्होंने हमारे साथ एक कमिटमेंट की है मार्च में, जब उन्होंने पिछले साल ओहदा संभाला, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कमिटमेंट की है कि हम RTs की ट्रांसफर के हवाले से कोई इफेक्टिव ट्रांसफर पॉलिसी बिल्कुल लाएंगे, जिससे RTs टीचर्स जो काफी अरसे दराज से एक ही जगह पे उनकी तैनाती है, डिफरेंट इश्यूज, वर्क कल्चर पर भी इससे असर पड़ता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब बंदा 26 साल एक ही स्कूल में रहता है, उसको वो ओनरशिप राइट जैसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो बिल्कुल मोनोपोली बन जाती है उसकी, बिल्कुल बन जाती है। हम इसको मान के चलते हैं, वर्क कल्चर पर असर पड़ता है। उसको शायद ये अपने जहन में कि अब मुझे कोई छेड़ ही नहीं सकता है। जब वो अपने गाँव से निकलेगा, अपने इलाके से निकलेगा, स्कूलों में बाहर आएगी, स्कूलों में एक नई चीज, बच्चों को भी नए असद साहिबान का सामना होगा, तो नई चीज मिलेगी, एलिमेंट ऑफ वैरायटी आ जाता है। और बिल्कुल ये कमिटमेंट हमारी ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा ने हमारे साथ की है। लेकिन जब अंदर पावर कॉरिडोर्स के लोग जब बैठते हैं, जब अंदर मीटिंग्स होती है, तो खुदा बेहतर जानता है कि अंदर इन कागजों का, इन कमिटमेंट्स का क्या हो जाता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि एक जिस तरह से एक ट्रांसफर पॉलिसी सरकार ने पब्लिक डोमेन में लाई है, उसी तर्ज अमल पर RTs के लिए भी एक मवस्सिर ट्रांसफर पॉलिसी सामने आएगी, तब जाके महकमे तालीम RTs को इसी ट्रांसफर पॉलिसी में इंक्लूड क्यों नहीं? वही तो हमारी डिमांड है। ये ट्रांसफर पॉलिसी, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए कि इस पे होगी, इस पे नहीं होगी, फिर कौन सी ट्रांसफर का डिवीजन पैदा हो जाता है। यूनिफॉर्मिटी हम चाहते हैं कि सब मुंह हो, जो लोग भी 3 साल 4 साल 10 साल 5 साल 8 साल से कहीं बैठे हैं एक ही जगह, उनको दूसरी जगहों की हवा भी खिलाई जाए, ताकि वो जाके उनमें वो जहत आए, उनमें वो सूरत और उनके काम में आए, और कुल मिला के इसका फायदा यहाँ के ज़ेर तालीम बच्चों को। एफर्ट्स जो होते हैं टीचर के, वो एनर्जाइज होते हैं। अगर एक ही माहौल में, और एक एलिमेंट ऑफ उसको हम इनर्शिया बोलते हैं, इनर्शिया भी आ जाता है, और फिर उसमें जो एक नएपन का जो मजा चखने की जो टेंडेंसी होती है, खत्म हो जाता है। तो हम उम्मीद है कि अरबाब इक्तिदार तक हमारी बात पहुंचे, एंड गुड सेंस शुड प्रिवेल कि जो 70% ऑफ द चंक ऑफ योर मैन पावर टीचर जो है वो RTs पे मुश्तमिल है, और उनको इस नई ट्रांसफर पॉलिसी से बाहर रखना, इस कदम का कोई मतलब नहीं बनता है। वी शुड रैशनलाइज द अप्रोच, और इसी रैशनलाइजेशन के तहत जो RTs है उसको इस पॉलिसी के परव्यू, इसके एम्बिट के अंदर लाया जाए, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी का जो एलिमेंट है वो प्रिवेल हो, और दूसरा एलिमेंट ऑफ चेंज जो है वो प्रोमिनेंट होकर सामने आ जाए। क्योंकि बच्चे को जब तक ना आप एनवायरनमेंट चेंज करेंगे, देखिए आपको भी पता है आपको भी पता है कि पूरे साल जब 6 महीने जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है, वही मोनोटोनस
जो शेड्यूल होता है उसका, सुबह असेंबली, फिर क्लासेस, और फिर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी ये महसूस करती है कि चलिए 1-2 दिन बच्चे को पिकनिक कराई जाए, ताकि वो जो मोनोटोनस इसका जो शेड्यूल होता है वो ब्रेक होता है। तो यही जो लॉजिक है, इसका इतलाक होता है आरटीज पे, जो 20-20 साल से, 26-26 साल से एक ही छत के नीचे वही सेम ओल्ड रूटीन, उससे जो होती है लेथार्जिक एलिमेंट सामने आ जाता है। बहरहाल अच्छा भट्ट साहब, ये तो थी बहरहाल न्यू ट्रांसफर पॉलिसी की बात, और हमने अपनी उम्मीदें और अपनी जो एस्पायरेशंस हैं वो बिल्कुल सामने रखी, और हमें उम्मीद इस बात की है कि इंशाल्लाह ये जो एस्पायरेशंस हमारी हैं और जो ये हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये मुतल्लिका महकमा तक पहुँचे, अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचे, और वो इनकी रोशनी में रिवाइज करें अपनी न्यू ट्रांसफर पॉलिसी को। लेकिन एक और बड़ा संगीन मसला दरपेश है अभी, वो है स्टाफ रैशनलाइजेशन का। हमने बहुत सारे ऐसे स्कूल भी देखे जहाँ पे स्टूडेंट टीचर रेशियो इतना डिस्टर्ब है कि वहां पे 20-20 स्टूडेंट, 10-10 स्टूडेंट टोटल रोल है, 20 स्टूडेंट्स रोल है, 30 स्टूडेंट्स रोल है, और उनके दर्स व तदरीस के लिए 30-40 टीचर्स का अमला वहां पे तैनात है। बहरहाल वो किन मसलहत के तहत वहां पे तैनात है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, वो मौजूद बहस अलग। लेकिन क्या आपको लगता है कि दिस इज द राइट टाइम कि मुतल्लिका महकमा ये जो स्टाफ रैशनलाइजेशन है इस मसले की तरफ भरपूर ध्यान दे और कुछ करें, अमली तौर पे कुछ करें? देखिए आसिफ साहब, रैशनलाइजेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है महकमा तालीम। ट्रांसफर बजाय खुद एक चैलेंज है जी। तो दूसरे नंबर पे आता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब है जहां आपके पास स्टाफ ज्यादा है वहां रैशनलाइज करके उन स्कूलों में उनको तैनात किया जाए जहां पर अंडर स्टाफिंग है, जहां स्टाफ की कमी है। यहाँ पर मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूँ। फरवरी में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने एक मीटिंग ली है जी तमाम ज़डीओज की, तमाम सीओज की। क्लियर डायरेक्शंस हैं कि जहां पर स्टाफ ज्यादा है वहां से उठाओ और जहां पे कम है वहां पे डालो। ठीक है, वी आर इन मिडिल ऑफ द सेशन। ओके, बिल्कुल मिड सेशन में हम हैं। अब हमारे पास एकेडमिक्स के सिर्फ 2-2.5 महीने बाकी हैं। जी। अभी भी हमारा जो ग्राउंड लेवल का अमला है उसमें ज़डीओज हैं, कुछ कहीं कहीं सीओज हैं। दे फेल टू डिलीवर। ओके, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, अच्छा, जब हम किसी ज़डीओ के पास जाते हैं कि भाई इस स्कूल में ज्यादा स्टाफ है, इस स्कूल में कम है, यहां से उठाने की जरूरत है, यहां पर डालने की जरूरत है। जी। वो कहते हैं जी हमारे पास पावर ही नहीं है। जब सीओ के पास जाते हैं वो कहते हैं जी हमारे पास, ये मैं किसी पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे तो सूबाई सदर में पूरी वैली की बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये मिसालें दे सकता हूँ। जी। फिर जब डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर से हमें पता है, उनने क्लियर डायरेक्शन दी हुई है कि जहां पर आपको स्टाफ गैप की कमी है वहां पर अभी गैप फुल की। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी है। बिल्कुल, देयर आर क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस टू ज़डीओस, टू ऑल सीओस कि जहां पर आपके, मगर बदकिस्मती से कहना पड़ता है अभी भी हमारे अफसरान जो है वो ज्यादातर मशवरे करते हैं। अच्छा, कोई मसला उनके पास आया, बस ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट, हमारा काम यह है कि हम गैप को ब्रिज करें। जी। एडमिनिस्ट्रेटर्स और बच्चा, स्टूडेंट, स्कूल, इनके दरमियान जो गैप है उसको ब्रिज करने की, क्योंकि और हेल्दी कम्युनिकेशन को हम अथॉरिटी नहीं है। आपके पास कहीं टीचर है या नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हम ऑफिशियली देखें, हमें ऑफिशियली उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। या अगर कल कहीं किसी बंदे को पूछा जाएगा कि स्कूल में टीचर कौन है, वो किसी ट्रेड यूनियन लीडर से नहीं पूछा जाएगा। जवाबदेही आपकी नहीं, जवाबदेही हमारी नहीं है। अलबत्ता वी आर परमानेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ द डिपार्टमेंट। जी। जब हम चाइल्ड प्रियॉरिटी की बात करते हैं, चाइल्ड प्रियॉरिटी की बात इतनी ही नहीं है कि हम कहते हैं कि जी टीचर को 10 से 4 दिलचस्पी से पढ़ाना है। चाइल्ड प्रियॉरिटी की बात हम ये भी करते हैं कि अगर किसी स्कूल में मैथ टीचर नहीं है, साइंस टीचर नहीं है या स्टाफ कम है, हम रेस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज को समझते हैं, हम इसको अधिकार समझते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी इसको समझते हैं कि हम अरबाब इक़्तिदार तक जाएं, हम अफसरों के पास जाएं, उनको बोलें कि जनाब यहाँ पे ये मसला है। मसले तो उनके हैं, हल भी उन्हीं को करने हैं। और आज की डेट में भी बहुत सारे स्कूल में आपको ऐसे गिनवा सकता हूं जहां पर अभी भी स्टाफ की कमी है, लेकिन एक्ट नहीं हो रहा है। या तो लोग नॉन सीरियस हैं, या तो लोगों ने सिर्फ चाइल्ड प्रियॉरिटी टीचर के जिम्मे रखा है, या तो हमारे लोगों ने टीचर इस चाइल्ड प्रियॉरिटी सिर्फ इस टीचर को बोला है कि जो आपको पढ़ाना है किसी भी सिचुएशन में आप 3 ही टीचर क्यों ना हो, आपके पास मैथ टीचर नहीं जी, आपको खाना पूरी करनी है, खाना पूरी, आपको तो कल रिजल्ट कम हो जाएगा। आज तक आपने आसिफ भाई नहीं सुना होगा, अगर रिजल्ट आपका कम होता है, किसी ज़डीओ के इंक्रीमेंट कम बंद नहीं, किसी कलर के इंक्रीमेंट कम नहीं हुई, किसी सीओ के इंक्रीमेंट बंद नहीं हुई। इंक्रीमेंट बंद होती या तो उस हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन की या तो उस कंसर्न टीचर की। ये किसी ने नहीं देखा आज तक कि भाई ये 4 टीचर हाई स्कूल को चला रहे हैं। ये किसी ने नहीं देखा कि भाई ये 2 कमरों मिडिल स्कूल चला रहे हैं। और यहाँ पे स्टाफ की किल्लत है, फैसिलिटीज की किल्लत। रैशनलाइजेशन में अगर हम देखेंगे, मैंने कहा
डिस्पाइट ऑफ क्लियर डायरेक्शन फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब की बात करेंगे, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की बात करेंगे, इवन ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा की बात करेंगे। तीनों पावर हाउसेस ने क्लियर कट डाउन लाइन में अपने अफसरों को हिदायत दी है कि जनाब आप कर लीजिए। फिर जब सिफारिशें आती है, ये मैं जरूर ये मसलियतें क्या दरपेश रहती है? कोई इशू, सिर्फ मशवरे करते हैं, मशवरा करते हैं जी आज होगा कल होगा, सिफारिश का कुछ एंगल जोड़ा, हाँ आज होगा कल होगा। फिर जब सिफारिश के लिए कोई बंदा आता है डिफरेंट, जो आपको पता है कि कहां सिफारिश आती है, वो चीजें रातों रात हो जाती है। अच्छा, वो चीजें उस वक्त ना तो कोई पैरामीटर देखा जाता है, उस वक्त ना तो कोई प्रोटोकॉल देखा जाता है, नहीं जी ये फलानी इसकी सिफारिश में है, फलानी क्वार्टर से ये है, ये तो करना ही करना है। मैं आपके माध्यम से ऑन कैमरा कहता हूं, चाइल्ड इज अ प्रायोरिटी आपने सिर्फ टीचर के जिम्मा बांधा है। चाइल्ड इज अ प्रायोरिटी जडीओ को भी लेना पड़ेगा, सीओ को चाइल्ड इज प्रायोरिटी सीओ को भी लेना पड़ेगा, डायरेक्टर साहब को लेना पड़ेगा, सेक्रेटरी साहब को लेना पड़ेगा, एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा को लेना पड़ेगा। जब सब लोग इस बच्चे को प्रायोरिटी पे लेंगे तब महकमे तालीम में आपको बाहर नजर आएगी। ये सारा मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे, मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए। आसिफ भाई, इसमें क्या होता है, अगर आपके स्कूल कहीं किसी स्कूल में जिस तरह पिछले महीने एक बहस चली बारामूला के बारे में या एक और टाउन के बारे में बात चली, आपको यूनिफॉर्मिटी लानी पड़ेगी। जहां भी स्टाफ ज्यादा है, वो कितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग क्यों ना हो, आपको एक्ट करना पड़ेगा। आप जब एक्ट एक आम टीचर के खिलाफ करते हैं, हमें मजबूरन आवाज उठानी पड़ती है। हमारा क्लियर कट मैसेज है अपने अफसरान को, अपने पावर कॉरिडोर्स को, आप स्टाफ को रैशनलाइज कीजिए, मगर यूनिफॉर्मिटी की बेसिस पे सबको एक ही निगाह से आप देख लीजिए। तो यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाई डजंट द कंसर्न डिपार्टमेंट और द कंसर्न मिनिस्ट्री कम अप विद अ क्लियर कट सर्कुलर जो लोकल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो थ्रू द सील एंड अंडर द सील एंड सिग्नेचर ऑफ द कंसर्न मिनिस्टर और द कंसर्न डायरेक्टर, कि भाई ये पावर्स हमने ऑलरेडी डिसेमिनेट किए हुए हैं ज़डीओज़ को, सीओज़ को, और उनका ये कहना कि हमारे हद इख्तियार में रैशनलाइजेशन नहीं है, ये बिल्कुल बहानाबाजी है, ताकि आम लोगों को भी पता चले और ये जो कंसर्न ऐसे जो अफसरान है वो भी इन चीजों से आगे चल के इजनाब करे। व्हाई डोंट यू प्रेशराइज ऐसी कोई प्रेजेंटेशन आप मतलब मिनिस्ट्री को दे? जी अच्छा, देखिए जहां तक ब्यूरोक्रेसी का सवाल है, आईएएस और केएएस, जी जब उनको किसी महकमे में भेजा जाता है, उनको पता हो तो हमारे 2 साल है, 2 साल के बाद तो उठना ही जाना। आप बैंक में देख लीजिए, बैंक मुलाजिम को पता है मुझे 2 साल देने हैं, 2 साल के बाद उसको ऑटोमेटिकली उसकी वो पोर्टल जाओ, उसको दूसरे ब्रांच में शिफ्ट किया जाता है। हमारा ये मानना है, हम बार बार अपने अरबाब इक़्तिदार को कहते हैं, पावर कॉरिडोर्स को कहते हैं, पावर हाउसेस को कहते हैं, आप देख लीजिए ट्रांसफर पॉलिसी में एक चीज है कि आपको 2 साल सर्व करने हैं फार फ्लंग एरिया में। अच्छा, मगर जब सर्व कराने की बात आती है तो वही टीचर फंसते हैं जिनकी सिफारिश नहीं है। अच्छा, वही लोग फंसते हैं। अगर 2 साल पहले एक ट्रांसफर पॉलिसी यहाँ पे लाएगी, उसमें कुछ लोगों को Zone 5 उडी, झूला, हार्ड एरिया, टंगा एरिया में, उनको उस ऑर्डर में लिखा गया है आसिफ साहब कि आपको 1 साल वहां देना है, 1 साल के बाद आपको वापस लाया जाएगा। आज 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम चाहते हैं कि हर टीचर अगर महकमे का अहम हिस्सा है, अगर ट्रांसफर पॉलिसी में ये चीज है कि नहीं आपको 1 साल फार फ्लंग एरिया में देना ही देना है, एवरीबॉडी शुड बी सेंट टू फार फ्लंग एरिया। ये किसी पर्टिकुलर नहीं, हर किसी को मैंडेटरी। मैं एक मास्टर ग्रेड की आपको मिसाल समझाता हूं, वो मसिल से आता है, जी, अब उसको कोपारा मेन में आना है, उसको कोपारा मेन के बजाय टंगडार भेज रहे हैं। जी, वो कहता है कि भाई मैंने अपने 4 साल दिए हार्ड जोन में, अब मुझे दोबारा से हार्ड जोन में क्यों भेजा जा रहा है? जी। तो एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अगर हार्ड जोन में 2 साल देना है, 1 साल देना है, ये पैरामीटर सब टीचर्स पे, मास्टर्स पे, लेक्चरर्स पे इंप्लीमेंट होना चाहिए। जब यूनिफॉर्मिटी होगी, क्राइसिस नहीं होंगी, सिफारिशें नहीं होंगी। आप तमाम टीचर्स को एक ही चश्मे से देख लीजिए, पॉलिसी आप बनाइए, स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाइए, मैंडेटरी जो आपके रूल्स है, मगर सब लोगों पे वो रूल्स आप इंप्लीमेंट होने चाहिए, बिला किसी लिहाज की ये किसी का बंदा है, इसकी कोई सिफारिश है, ये कोई खड़पेच है, ये कोई फलानी है। जब सबके साथ आप यूनिफॉर्मिटी के साथ चलेंगे, लोग ये मन बनाएंगे कि भाई मुझे 1 साल फार फ्लंग एरिया में देना है, मुझे 2 साल एक और Zone 3 में देने। तो जब लोगों को ये एहसास होगा कि भाई ये पॉलिसी जो है, ये सिस्टम जो है, ये सबके साथ यकसा सलूक कर रहा है, तब लोग दिलचस्पी के साथ काम। अच्छा, आपको नहीं लगता जावेद साहब कि ये जो महकमा तालीम है, हालांकि अंडर नॉर्मल नॉर्मेटिव कंडीशंस, आइडियलिटी की मैं बात करता हूं, तो ये महकमा सबसे ज्यादा स्मूथ
सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी से पाक होना चाहिए था। ये तो बहरहाल वो कहते हैं ना कि विसाल है यार फकत आरज़ू की बात नहीं, ये तो बस हमारी आरज़ू ही है। तो आपके हाँ आपके महकमे में या आपकी वजारत में कोई ऐसी ग्रीवेंस सेल मौजूद है जहाँ पे टीचर्स कोई भी ऐसी रॉन्ग डूइंग, कोई पॉलिटिकल प्रेशर के तहत कोई कार्रवाई अमल में लाई जाती हो तो वो या तो आपकी यूनियन के तहत पहुंचा दे या फिर मुतल्लिका महकमा तक पहुंचे, ऐसा कोई ग्रीवेंस में रिड्रेसल मैकेनिज्म है? देखिए आसिफ भाई, असल में क्या, जो मैं भी महकमा तालीम में पिछले 22 साल से हूँ, जो मैं समझता हूँ, जो मेरी समझ में है, जब महकमा तालीम ट्रांसफर पॉलिसी आपने बनाई उसमें आपने किसी टीचर को मतलब उनसे मशवरा नहीं लिया। अच्छा, चलो, so you are not taken on board. चलो छोड़िए, तो इंकिशाफ है। छोड़िए हमारी बात, एज अ ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट, एज अ टीचर, एज स्टेक होल्डर, जो यहाँ के एक्सपर्ट्स हैं, जो महकमे से रिटायर हुए हैं, जिनको एक एजुकेशनिस्ट हैं, जो पॉलिसी मेकर्स रहे हैं एजुकेशन के, उनको तो आप इसमें लाते हैं, उससे चीजें आपकी हमार हो जाती या फिर आप कोई ऐसी कमेटी तश्कील देते जो हर जगह पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जोन लेवल असल में क्या है, टीचर से डायरेक्ट बात करती है और उनका इनपुट से। और दूसरा असल में क्या है, जब जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो आपके किसी कोई सरबराह है महकमे का या कोई डाउन लाइन में कोई अफसर है, उसको पता है मेरे 2 साल है, 1 साल है, 1.5 साल है, जब तक उसे महकमे के ये दाव पे समझ आते हैं, मैकेनिज्म समझ आता है, उसकी ट्रांसफर हो जाती है, हाँ। फिर नया आ जाता है, वो कोई भी हो, मैं भी अपना टाइम ले लेता है। हम ये नहीं कहेंगे कि वो नहीं कर पाते हैं, जब तक उनको, क्योंकि बड़ा महकमा है, इतने बच्चे हैं, इतने टीचर्स हैं, पुरखमोपेश महकमा है, हर फैमिली के साथ इस महकमे का ताल्लुक है। जी। जब लोग नए, जब उनको समझ आता है सिस्टम में अब क्या करना है, अब वो डिलीवर करना चाहते हैं, जी। उनको ट्रांसफर किया जाता है। अब तक 2 साल हुए होते हैं महकमे में, जब तक ना आप सीनियर टीचर्स जिनके 30 साल हैं, 40 साल हैं, रिटायर्ड जडयूज, रिटायर्ड टीचर्स, उनका एक सेल बनाए आप, जी। उनकी एक सिस्टम में उनको लाएं, उनसे मशवरा लें कि भाई यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। तो अपने तजुर्बे से आपको गाइड करेंगे और महकमा आगे चलेगा। जी। अच्छा, दूसरा, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये बात उन तक पहुंचे, और ये बहुत जरूरी भी है। बड़ा अजीब लगता है ये बोलने में कि हमारे महकमा तालीम में ऐसी कोई सहूलियत नहीं है जिसमें आप जो सुपरएनुवेट हुए जो एजुकेशनिस्ट हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, उनके तजुर्बे से इस्तिफादा किया जाए। ऐसा कोई निज़ाम हमारे यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? बहरहाल इसका जवाब हमारे पास नहीं है, इसका जवाब मुतल्लिका महकमा के जो हुकाम है, अरबाब इक़्तिदार हैं, द पर्सन्स हू आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स इन दिस कंसर्न डिपार्टमेंट, उनके पास होगा। वो जवाब दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, और हमारा मानना है कि आपके जो महकमा है, महकमा तालीम, इसमें अवलीन फुर्सत पे, तरजीहात की बुनियाद पे, ऑन द वॉर फुटिंग, आपका एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल लाजिम होना चाहिए। और वही सेल इस बात को भी देखेगा कि जब भी कोई नई पॉलिसी बनाई जाए वो तजुर्बे की लाइट में, तजुर्बे की रोशनी में बनाई जाए। आपके ये जो एहलकार हैं, रिटायर्ड एजुकेशनिस्ट हैं, उन पे एक टीम मुश्तमिल कीजिए, आप वो बनाइए, तश्कील दीजिए, और वो हर जोन में घूमेंगे, ग्राउंड लेवल पे टीचर से बात करेंगे, उनके मसाइल जानेंगे, और आपकी जो पॉलिसीज इन प्रैक्टिस हैं उनके लिए उनसे फीडबैक लेंगे, और उन्हीं जो ये आपके पास डाटा जमा होगा उन्हीं की रोशनी में आप नई एजुकेशन पॉलिसी बनाएंगे। और हमें उम्मीद है अगर ऐसा होता है तो मसाइल का बहुत ही हद तक जो है अजाला हो सकता है। बहरहाल भट्ट साहब, एक और बड़ा संगीन मसला जो आपके महकमे को दरपेश हुआ है, वैकेंसीज का खाली पड़ी असामियों का, प्रिंसिपल्स की असामियाँ खाली हैं, जडयूज की असामियाँ खाली हैं, लेक्चरर्स की असामियाँ खाली हैं, क्या कर रहे हैं इस बारे में आप? ये बदकिस्मती से कहना पड़ता है, जो वैकेंसीज की बात आप कहेंगे, आपके पास यूटीएफ जम्मू कश्मीर में 1300 हाई स्कूल्स हैं। अच्छा। यू हैव 765 हेडमास्टर्स वैकेंट। ओके, ऑलमोस्ट हाफ, मोर देन हाफ। 65% जो वैकेंसीज आपके पास हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस की मैं बात करूं, वो खाली है। आपके पास 250 प्रिंसिपल्स की असाइनमेंट खाली है। तो चल कैसे रहा है? आपके पास 4000 लेक्चरर्स की असाइनमेंट खाली। अच्छा, ठीक है। ये तो हायर एजुकेशन। देखिए आसिफ साहब, लेक्चरर मतलब हायर सेकेंडरी की मैं बात कर रहा हूँ। आसिफ साहब, ये इल्जाम हम यहाँ की इस वक्त की जो एजुकेशन मिनिस्टर साहब है उनके साथ नहीं बांध सकते। नहीं, क्योंकि ये सिलसिला
ये तो क्रोनिक है, क्रोनिक चलता आ रहा है। वो भी अपनी लेवल पे कोशिश कर रहे हैं। या इस वक्त कमिश्नर सेक्रेटरी साहब, उसका भी 1 ही साल हो गया, डायरेक्टर साहब का भी 1 ही साल हो गया। तो असल में इल्जाम डालना उसमें हम ये उनके साथ नहीं बांध सकते, पसंद ही नहीं हो, क्योंकि ये क्रोनिक बीमारी तो चलती आ रही है सालों, तो पीछे से सालों से। तो ये अब इस चीज भी बोटल नेक बन गया है। ये तो बोटल नेक तो खत्म हो ही नहीं रहा है। इसमें हमने बार बार अपनी सरकार को कहा कि प्रमोशन एवेन्यूज जो है उन पे आपने कहीं ना कहीं आपने स्टॉप किया है। टीचर्स फ्रस्ट्रेशन मैनर में है। जो मैं अपनी बात करूंगा, जो मेरे क्लासमेट्स दूसरे महकमों में मेरे साथ ही आए हैं वो गेस्टेड रैंक में है। ओके, मैं टीचर ही हूँ। ज्यादा ठहराव सा ये स्टैग्नेशन है। आप इन चीजों से भी यहाँ के वर्क कल्चर पर असर पड़ता है। इन चीजों से भी क्लासरूम परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। जाहिर सी बात है, लाजिम पड़ेगा। हाई स्कूल हेडमास्टर्स की बात करेंगे, 3 साल से कंसिडरेशन लिस्ट निकल रहा है। 3 साल से निकल रहा है कंटिन्यूअसली कि फलानी 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 बंदा अब गेजेटेड कैडर में आ रहा है, वो हाई स्कूल हेडमास्टर। अच्छा, इस लिस्ट को आप कंसिडरेशन लिस्ट बोलते हैं? बिल्कुल। मेरे हिसाब से तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं, आप लिस्ट निकालिए, मसला खत्म। पहले सीनियरिटी लिस्ट निकलता है, फिर निकलता है कंसिडरेशन लिस्ट कि ये भाई ये जो 300 ये जो 400 लोग हैं, अब ये आप गेजेटेड ये डॉक्यूमेंट्स इनके हैं, एपीआरस हैं या कोई सीआईडी वेरिफिकेशन है या कोई और डॉक्यूमेंट है, ये जमा कर दीजिए। इनको हम एलिवेट करेंगे नेक्स्ट लेवल पे। अब इनके रिश्तेदार थक गए इनको मुबारक करते करते। अच्छा, उन्होंने खाना भी खाया, मुबारक करते करते थक गए इनके कि आपको। और अलमिया की बात यह है कि आप अभी तक 2.5 साल 3 साल से हम इस लिस्ट का वेट कर रहे हैं। स्कूल आर सफरिंग 2.5-3 साल से। एक हाई स्कूल हेडमास्टर के पास 10-10 हाई स्कूलों का चार्ज। अल्लाह, आप देख लीजिए कैसे चलेगा। तो अब जब ये लिस्ट निकलेगी, जिस दिन निकलेगी, जो कंसिडरेशन लिस्ट में लोग थे 30 to 40% लोग उसमें रिटायर हुए होंगे। अच्छा, ये सबसे बड़ा अलमिया है। ओह, ये अलमिया है, क्योंकि जो लोग वेट कर रहे थे 3 साल से 2.5 साल से कि भाई गेस्टेड में आना है, हाई स्कूल हेडमास्टर बनना है, वो अब सुपरिनवेट भी हो, उसके बाद जडियो बनना है 2 साल के बाद। जडियो तो छोड़िए, हाई स्कूल हेडमास्टर तो छोड़िए, अब वो मास्टर ग्रेड में ही ये तमन्ना लेके, ये आरजू लेके ही रिटायर हो गए। ये ज्यादती है, ये ज्यादती है, जुल्म है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब लेक्चरर्स की पोस्टें आपके पास खाली रहेंगी, आपको मजबूरन स्टाफ गैप को फिल करने के लिए मिडिल स्कूल से टीचर लेना पड़ता है। फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए लाएंगे कहां से? मैन पावर तो इतना ही है। आपको प्राइमरी स्कूल से टीचर लेना है। जब आप हायर सेकेंडरीज में लेक्चरर्स आपके पास खाली असामियां हैं, आप मजबूरन आपके सीओज, आपके जडियोज, आपका डायरेक्ट लाएगा कहां से? मैनेज तो विद इन द फैमिली ही करना है। जी। वो फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स के लिए डिप्लॉयमेंट करते हैं, मिडिल से, प्राइमरी से हायर सेकेंडरी भेजते हैं, हाई स्कूल में भेजते हैं। नतीजा ये होता है जो उनके अपने स्कूल होते हैं उन टीचर्स की, वो सफर होते हैं। वहां से बच्चे भागना शुरू हो जाते हैं कि हमारे टीचर को ले लिया गया 6 महीने के लिए उधर। बेहतर यह है कि जो लेक्चरर्स की असामियां हैं उनको फास्ट ट्रैक बुनियादों पर फिलअप करना चाहिए। एक तो लोगों को प्रमोशनल एवेन्यूज मिलेंगे, लोग प्रमोट हो जाएंगे अपर लेवल में, और दूसरा जो बच्चे हमारे हैं, जो हायर सेकेंडरी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी इंसाफ होगा। और उनका भी तालीमी निजाम। और एक इंपॉर्टेंट, जब आप हाई स्कूल में हेडमास्टर आप नहीं रखेंगे, आप हायर सेकेंडरी में प्रिंसिपल, बड़े बच्चे होते हैं, बच्चियां होती है। आप देख रहे हैं आजकल के माहौल में घर का हेड जो होता है उसका होना बहुत जरूरी है। जी, बहुत जरूरी है। तो हम आपके माध्यम से भी अपील करेंगे, हम इससे पहले भी हमने कहा कि प्रमोशन सिस्टम के लिए एक ऐसी विंडो होनी चाहिए कि टीचर को, मास्टर को, लेक्चरर को पता होना चाहिए भाई 10 साल के बाद, 8 साल के बाद मुझे नेक्स्ट लेवल में प्रमोट होना है। और इसमें कोई भी फिर लैतोलाल नहीं होना चाहिए, दिस शुड गो ऑन द ऑटो पायलट। और जो ये जो कागजी तवालत है, अब वो डॉक्यूमेंट दीजिए, और कुछ लोगों को बोला जाता आपकी फाइल ही आप गुम होगी, आप ये कीजिए, आप यो कीजिए। ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा से हम गुजारिश, हम अपील करना चाहेंगे कि प्रमोशंस के लिए एक अलग सेल होना चाहिए सेक्रेटरीट में या महकमे में, जो बिल्कुल फास्ट ट्रैक बुनियादों पर ये प्रमोशन करे, ताकि हमारे इंस्टीट्यूशन सफर न। बहुत कुछ होने की जरूरत है और बहुत कुछ चाहिए कि हो जाए इस महकमे में, ताकि ये महकमा जुगलरी का काम करती है किसी भी माशरे के, खासकर हमारे माशरे के लिए शरक का काम करती है। और अगर इसकी तरवीज, इसकी तरक्की में कोई लैतोलाल से काम लेता है तो यकीन मानिए ये सबसे बड़ा जुल्म और ये सबसे बड़ी खयानत है। और भट्ट साहब, आपसे मैं ज़िम्नन पूछना चाहूंगा, क्या पुरानी जो when was the last time कि मैं आपके महकमे ने रिक्रूटमेंट ड्राइव की है, कोई रिक्रूट किया है? बहुत पहले। कितना बहुत पहले? तकरीबन मुझे लगता है 2015 में। अल्लाह, this is no more than 10 years. Yes. अभी कोई आपकी फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं हुई, तो इससे ज्यादा बड़ा अलमिया क्या? 19 में कुछ लोग लगे हैं।
मिनिमम मैथ्स जिस तरह से नहीं जिस तरह होता था, नहीं बिल्कुल। तो ये वक्त की अहम तरीन जरूरत है नाजरीन कि जो महकमा है वो अपने ख्वाब गफलत से बेदार हो, और ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि ये बीमारी क्रॉनिक चलती आ रही, नहीं, जहां से आप जागे वहीं से सवेरा। हम जो हमारी मिनिस्टर साहिबा है सकीना तो साहिबा, हम उन पे इल्ज़ाम नहीं डाल रहे हैं, ना हमें इस बात में अभी कोई पॉइंट नज़र आ रहा है कि हम उन पे ये सारा जो परेशानियों की जिम्मेदारियां जो है वो हम इन मौसूफा पे डाल दें, इसमें कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि ये क्रॉनिक है और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, तब आप कटघरे में खड़े हो जाती हैं और आप मोरिद इल्जाम ठहराए जाएंगे। हाँ, ये मान के चलते हैं हम कि ये प्रॉब्लम क्रॉनिक है, ये पीछे से ही चली आ रही है, बट नाउ यू आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, यू नीड टू टेक कंक्रीट स्टेप्स। क्या वजह है? आपको भी अभी काफी टाइम हो गया हुकूमत में आए, 1.5 साल ही मान के चलते हैं, 2 साल ही मान के चलते हैं, चलिए 17 महीने ही मान के चलते हैं। Does it take ages together to formulate a recruitment policy? कितना टाइम दरकार है आपको ये समझने के लिए कि आपके स्कूल्स में निज़ाम दरहम बरहम हो रहा है, आपके स्कूल्स में असामियाँ खाली हैं? How long does it take to realize the gravity of the situation? So this is the right time, madam. You take due care of these situations, these issues. आप अपना जो अमला है, ब्यूरोक्रेसी में है, या उससे नीचे जो क्लरिकल स्टाफ है, सेक्रेटरियल स्टाफ, उनको सेंसिटाइज करें, उनको मोबिलाइज करें। आपके जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको सेंसिटाइज करें एंड टेल देम दैट वी आर एट द एज ऑफ अ वेरी ग्रेव डिजास्टर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। अगर अभी आप नहीं जागे, अभी कोई कदम नहीं उठाया, तो यकीन मानिए आगे बहुत ही संगीन मसाइल का आपको सामना रहेगा, क्योंकि आज हर गुजरते साल के साथ साथ पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों की फौज जमा हो रही है। उनका आगे क्या करना है? आपके स्कूल्स में आपके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस गायब हैं, नहीं है वहां पे, आपकी प्रमोशंस रुकी पड़ी हुई है, आपकी ट्रांसफर्स नहीं हो रही है, और उस पे तुर्रा ये कि आप ऐसी इरैशनल पॉलिसीज लेके आ रही हैं जिनका न कोई सर है न कोई पैर है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट RETs comprise more than 70% of your workforce। और आप कशर पे सुना लारुक दारस दारुक लारस, these are poles apart। और आपने इन खतूत पे अपनी नई ट्रांसफर पॉलिसी वज़ा की है, उसको फॉर्मुलेट किया है, इसको हम समझने से कासिर हैं। Anyways, we will hope that the good sense will prevail, और आप अनकरीब कोई ऐसा जामा मनसूबा लेके आ जाए जिससे बैक जुम्बिश कलम ये जितने भी मसाइल इस महकमे को दरपेश हैं, इस महकमे में काम करने वाले असातिज़ा को दरपेश हैं, उनका आप अजाला सामने लेके आएंगी, उनका हल सामने लेके आएंगी। बहरहाल भट्ट साहब, विद दीज वर्ड्स, अब नाउ वी आर एट द टेल ऑफ आवर प्रोग्राम वर्चुअली, तो आपका पैगाम क्या रहेगा एज द ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट, जैसा कि आपने अपने आप को फरमाया अभी? पैगाम सीधा है आसिफ भाई, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा के लिए, अपनी ब्यूरोक्रेसी के लिए, महकमे को चलाने वाले लोगों के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल टीचिंग कम्युनिटी अक्रॉस JKU, उनके बिहाफ पर मैं एक पैगाम देना चाहूँगा, और ये हकीकत भी है। चाइल्ड इज द प्रायोरिटी, ये हमारा नारा है, जी जी, हर टीचर का नारा है, जी जी, कटिंग अक्रॉस ऑल लाइन्स। हर टीचर जो महकमे तालीम में 1-2% हो सकते हैं जो फर्ज मनसिब हर सिस्टम में होते हैं, हर जगह जो मान के चलते हैं। मुझे कहा जाता है कि आप बोलते हैं कि खामियां हैं, खामियां भी हैं, 1-2% हो सकते हैं जो शायद अभी अपने फर्ज मनसिबी के साथ, लेकिन मजमूई तौर पे देखा जाए नारा यही, मगर जो मजमूई तौर हमारे लोग हैं, चाइल्ड इज द प्रायोरिटी। सेंसस हमने कराई, जमाबंदी तहसीलदारों को जब करनी थी, टीचर को लिया। कोई भी काम आपका नॉन टीचिंग असाइनमेंट होता है टीचर के साथ, जो भी सरकार के पास नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स, बड़े बड़े असाइनमेंट्स आते हैं, टीचर को बुलाया जाता है। मेरा एक ही मतलब मैसेज है अपने, इलेक्शन भी तो आप ही देखते हैं, इलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट कहां पे टीचर ने सरकार को लेट डाउन होने दिया, कहां पे टीचर ने हाथ उठाए कि भाई मुझसे नहीं होगा। हर मामले में टीचर ने यहाँ की सरकारों की कांपती हुई टांगे जो होती है ना, उनको मजबूती दी है, उनको थामा है, और हर मामले में टीचर ने आगे आके ये तासुर दिया है कि वी आर हियर। जो भी कोई मामला है, बिल्कुल, आप कोविड में देख लीजिए, स्कूल बंद, सारा कुछ ठप,
मतलब मियां बीवी भी एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने से कासिर थे। जी, जी। बाप बेटे से हाथ नहीं मिलाता था। वहां भी मेरे टीचर ने बियाबानों में, पार्कों में, अपने घरों में बच्चों को लिया, हेल्थ रिस्क लेते हुए बच्चों को पढ़ाया। कहने का मकसद यह है कि हर महाज पे आपका टीचर आपके साथ खड़ा है, अब खिदमत इस के लिए महकमे पेश को है। कला। लेकिन जो इस टीचर के मामलात हैं, प्रमोशन एवेन्यूज हैं, इस टीचर के सर्विस मैटर्स हैं, इस टीचर को ऑनर एंड डिग्निटी देनी है, ये आप लोगों का काम है। सीधा पैगाम यही है, आप टीचर्स के मसाइल उन पर नजरसानी करके उनको फास्ट ट्रैक बुनियादों पे निपटाइए। आप हमें प्रमोशन इन टाइम दे दीजिए। जो आपको करना है वो आप कीजिए, जो हमें करना है वो हम करेंगे। और चाइल्ड इज अ प्रायोरिटी का नारा सिर्फ टीचर ना दें, एजुकेशन मिनिस्टर से लेकर बराबर स्कूल के गेट पे खड़ा जो आपका बंदा है, वॉचमैन, वहां तक सब लोगों के दिल में ये होना चाहिए, चाइल्ड इज द प्रायोरिटी। अगर आप ये इस वक्त चाइल्ड इज प्रायोरिटी सिर्फ टीचर के जिम्मा है, टीचर के सर पे है, हकीकत पसंद नहीं है। ये हकीकत, तो पैगाम यही है, आप टीचर्स के मसाइल पर बात कीजिए, उनको हल कीजिए। आप टीचर को ऑनर और डिग्निटी जो वो डिजर्व करता है आप वो देख लीजिए। बाकी महकमे में जो काम आपने टीचर से लेना है आप लीजिए, उसके लिए आप कोई भी मैकेनिज्म आजमाइए। कोई भी अगर कोई काम नहीं करता है, कोई भी सजा उसको देना चाहे दे सकते हैं, वी आर रेडी। बट जो हमारे मामलात हैं वो आप देखें, हम अपने मामलात देखें तो महकमा आगे बढ़े। जी 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 बिल्कुल। और इन्हीं अक़वाल ज़रीन से के साथ ही हम अपने नाजरीन से इजाजत लेते हैं, इस वादे के साथ कि एक और शुमारा लेकर आपके खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। थैंक यू वेरी मच सर।